मुझे एक मनोज कुमार की वो मूवी याद आ गई, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़े के बारे में तो चलो हम फिर कभी बात करेंगे। मकान हर इंसान की जिंदगी में एक वो चीज है जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। आसरा, श्रेय जिसको हम कहते हैं, हर आदमी को चाहिए एक घर। आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे घर के बारे में नहीं, लोन के बारे में, जो आमूमन हम लोग घर खरीदने के लिए लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब हम कोई घर के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम 20 लाख का घर लेंगे, लेकिन जब तक घर पसंद आता है वो 25 लाख का हो जाता है। हम बोलते हैं 50 लाख वाला घर लेंगे, जाके बात करते हैं रजिस्ट्री का खर्चा, ये मिलाओ वो मिलाओ, 60 लाख का हो जाता है। हमेशा जो भी घर हमको पसंद आता है या जो भी घर हम एज ए फैमिली पसंद करते हैं, वो हमेशा बजट के ऊपर चला जाता है। तो फिर क्या करना पड़ता है? होम लोन लेना पड़ता है। होम लोन के फायदे, होम लोन के नुकसान और लॉन्ग टर्म में टैक्सेशन में क्या फायदा मिलता है, इन सब तमाम बातों को आज हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। जी हाँ भाइयों और बहनों, माय नेम इज अंकुश शर्मा। आई एम इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई एम ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गुरु। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। होम लोन, घर का लोन, घर का कर्जा। कर्जा वैसे तो कोई भी ले लो अच्छा नहीं है, बट कुछ कर्जे अच्छे भी हैं, और उन कर्जों में सबसे अच्छा कर्जा कौन सा है? होम लोन का। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है और आपको लगता है कि लोन की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन 60 to 70% अगर हम देखा जाए दुनिया में, इवन 80% भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये लोन लिया जाता है घर लेने के लिए। और इंडियंस ऑलमोस्ट सब चाहते हैं, परिवार बड़े होते हैं, छोटा से बड़ा घर, बड़े से बड़ा घर, लोन लेना ही पड़ता है। तो लोन लेने के लिए कुछ तमाम बातें जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, वो आज हम इस एपिसोड में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था। अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं पहले एपिसोड से, तो आपने याद होगा मैंने डिस्कस किया था फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए मैंने बोला था आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपको ITR भरनी चाहिए, और वो बात आज आपके यहां काम आएगी। अगर आप एक घर लेना चाहते हैं, आपने एक बिल्डर के पास गए, आपको एक घर पसंद आया, 25 से 30 लाख का घर आपको पसंद आया, और उस घर के ऊपर गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी भी मिल रही है, आपको गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प करती है, अंडर EWS जो घर माने जाते हैं, या जो एक शॉर्ट कैटेगरी के घर होते हैं, तो गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट है उसके ऊपर। तो आप वो जो घर लेने जाते हैं, तो वो बताता है आपको बिल्डर कि इतने का घर पड़ेगा और इतने अमाउंट तक हम फाइनेंस कर देंगे, और हमारा इन 4 बैंकों के साथ टाई अप है। तो वो बहुत एक कन्वीनियंट रहता है आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी उस बैंकों ने आपके उस लोन के प्रोजेक्ट को, उस बिल्डर के प्रोजेक्ट को प्री अप्रूव किया होता है। वहां से वो आपको बोलते हैं कि 10% आपको जमा कराना है, बाकी हमारा कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान है। अब कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में बहुत कन्वीनियंस है आपको, वो आप खुद से भी दे सकते हैं, अगर आपको लगता है 2-3 किस्तें आप दे सकते हैं, बाकी का बैंक आपको 80% तक फाइनेंस कर देता है। अब फाइनेंस की जब बात आती है, तो डॉक्यूमेंटेशन जो मोटे मोटे आपको चाहिए, वो आपको ITR, इनकम टैक्स रिटर्न के बगैर होम लोन मिलना नामुमकिन है। तो इनकम टैक्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पहले एपिसोड में डिस्कस किया, बहुत जरूरी है, और करीब बैंक 3 साल की ITR मांगता है आपसे। तो अगर आपको काम करते 3 साल हो चुके हैं, बहुत बढ़िया है, आप तैयार हैं लोन लेने के लिए, थोड़ी सेविंग भी होगी आपके पास, तो हो सकता है आपको पेरेंट्स से और इधर से कोई सपोर्ट भी मिला हो आपको, तो आप तैयार हैं। 25 लाख का घर है, 10 लाख रुपए आपके पास अरेंजमेंट भगवान की दया से हो गया है, 15 लाख शॉर्ट है, 15 लाख के लिए आप होम लोन अप्लाई करते हैं। तो जनरली आप मोटा मोटा आप ये समझ के चलें कि आपकी अगर इनकम 15,000 रुपए है महीने की, तो आमूमन आपको 15-1 लाख रुपए लोन मिल जाता है। मैं आपको एक बड़ा देसी फार्मूला बताता हूं, जो कोई बैंक वाला आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं। 15,000 की में 15 लाख का लोन मिल जाता है। तो मान लीजिए आप 15 से 20,000 रुपए कमा रहे थे, तो आप समझ ले आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। अब क्या होगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज आपको समझनी है, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलोगे जो भी बैंक लोएस्ट देगा जी हम तो वहीं पे ले लेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे एक बड़ी कहानी है जो आम आदमी को समझ नहीं आती। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक बड़ी कहानी है। इंटरेस्ट कितने तरह के होते हैं, एक होता है वेरिएबल या फ्लेक्सिबल और एक फिक्स्ड। तो बहुत सारे बैंक का स्टाफ तो आपको इसमें उलझा लेता है कि सर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहते हैं होम लोन या वेरिएबल पे लेना चाहते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल घटता बढ़ता रहता है। तो जैसे जैसे बैंक का रेट घटता रहेगा बढ़ता रहेगा, आपको अगर घटा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, बढ़ा तो वो रेट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। और जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स होता है कि उतने पीरियड के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या बैंक बढ़े या घटे आपका यही रहेगा। तो हमेशा से हम ये शशोपंज में रहते हैं कि हमको फ्लेक्सिबल लेना चाहिए या फिक्स लेना चाहिए। तो बैंक एज ए पॉलिसी आपको हमेशा फ्लेक्सिबल देता है, और मैं भी रिकमेंड करता हूं कि फ्लेक्सिबल अच्छा है आपके लिए, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप पिछले 10 साल का अगर आप एक ट्रैक निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको दूसरे एपिसोड में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि बिजनेसमैन को या जिन लोगों को लोन की जरूरत है, चाहे हम आम जनता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिले, इसलिए फिक्स डिपॉजिट के रेट घटाए गए हैं। तो इवेंचुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहां पर आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन वेरिएबल रहना अच्छा है बिकॉज रेट गिर ही रहे हैं आपके। तो उसके अलावा आपको क्या दिखना है, प्रोसेसिंग फी। सरकारी बैंक तो 0.25 अमूमन प्रोसेसिंग फी पे होम लोन कर देते हैं, प्राइवेट बैंक 0.5% भी ले लेते हैं। और कई बार अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई और इशू है, या आपका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ता है, कई बार प्रोसेसिंग फी भी बढ़ जाती है आपकी। और हर बैंक से आप डायरेक्ट लोन ले सकते हैं, और आपके पास जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, जो बैंक के डीएसए या डीएमए जिनको बोलते हैं, उनसे भी आप काम करा सकते हैं। वो कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, वो आपको फैसिलिटेटर होते हैं। बैंक का कोई स्टाफ घर नहीं आता, ये एजेंट आपके घर भी आ जाता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन आपको समझा भी देता है, फॉर्म भी भरा देता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लोन भी लेते हैं तो बहुत बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा, आपकी हेल्प कर रहा है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है होम लोन के अंदर, वो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट किस्त दे रहे हो, उसमें कितना ब्याज का कंपोनेंट है और कितना उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट का कंपोनेंट है। और लोन की एलिजिबिलिटी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी उम्र 35 साल या 40 साल तक है तो आराम से आपको 15 से 20 साल की टेन्योर के लिए लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल या 55 साल है तो आपको थोड़ा दिक्कत आती है लोन मिलने में, क्योंकि लंबे पीरियड के लिए आपको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इंडिया में 61 साल को रिटायरमेंट का एज माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको 60 साल की उम्र में नहीं मिलेगा, फिर आपको को एप्लीकेंट अपने बेटा या बेटी को बनाना पड़ेगा। तो कमिंग बैक टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आंखें खोल के मार्केट में 4 बैंकों से तय करना है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लो देंगे आप। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बैंक सहूलत देता है, आपको इंसेंटिव देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम लगता है। तो हमने कहां से शुरू किया, तो वहां कि हमको 15 लाख की लोन की ज़रूरत है, 10 लाख हमारे पास है, हम बैंक के पास गए, हमको 15 लाख लोन की ज़रूरत थी, हम बैंक के पास गए, बैंक ने बताया वेरिएबल है, फ्लेक्सिबल है या फिक्स है, तो हमने वेरिएबल पे लोन अप्रूव कराने की कोशिश करी, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करी। उसमें वो बैंक आपकी वेरिफिकेशन करता है, सिबिल स्कोर निकालता है, आपके घर आके, चाहे आप किराए पे रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ पे आके वेरिफिकेशन करता है। 2 आपके अड़ोसी पड़ोसी से आपके बारे में पूछता है, और बाकी तमाम बैंकों की जानकारी तो सिबिल से निकल जाती है। और आप समझिए 15 से 20 दिन का टाइम लगता है एक लोन को सैंक्शन होने में। और उसके बाद बैंक क्या करता है, जो भी अमाउंट है अगर आप बिल्डर के थ्रू ले रहे हैं तो वो बिल्डर को डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। वो पेमेंट प्लान उनके पास चला जाता है, आपको पहले 10 लाख देने हैं, 15 लाख का पेमेंट प्लान के हिसाब से वो आगे उनको पे कर देते हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि होम लोन सही है। क्यों? क्योंकि होम लोन लेने से एक तो आप अपने बजट से बड़ा घर ले सकते हैं, क्योंकि जब घर लेते हैं तो महंगा लगता है, लेकिन बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंकरेज करती है अपना घर ले, पहला घर के लिए बहुत इंकरेज करती है। आपको होम लोन के इंटरेस्ट का रिबेट अलग से मिलता है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते हो उसका रिबेट अलग से मिलता है। कोई 80D में आ जाता है, कोई 80C में आ जाता है, तो दोनों का बेनिफिट आपको मिलता है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। लोन लिया, घर लिया, तो ब्याज के ऊपर भी इनकम टैक्स की रिबेट मिल गई और प्रिंसिपल के ऊपर भी आपको रिबेट मिल गई। और अगर आपका कोई घर स्पेशल कैटेगरी में आता है, स्पेशल होम कैटेगरी में आता है, तो बैंक से भी आपको गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी भी मिल जाती है।
तो सबसे जरूरी हम आज क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होम लोन सही है और होम लोन आपको हेल्प करता है अपने सपनों का घर बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि मान लीजिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 से 10 साल में आपके पास 3-4 तरह के लोन आप ले लेते हो। आप होम लोन ले लिया, आपने एक पर्सनल लोन ले लिया, आपने एक बिजनेस लोन ले लिया और भगवान का बड़ा आप पे कृपा हुई कि आपसे 5 से 7 में आपको कोई विंडफॉल गेन हुआ, आपको कोई कहीं से बड़ा पैसा 20-50 लाख रुपए आ गया। तो आप उस स्थिति में पहुंचे कि मैं लोन को प्री पेमेंट करा दूं, मतलब आप लोन को समय सीमा से पहले खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं बैंक के पास जाने की। तो सबसे ज्यादा इमोशनल आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे घर का लोन सबसे पहले खत्म करते हैं। नहीं, घर का लोन चलने देना है। क्यों? घर का लोन लंबे पीरियड के लिए है और सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में सबसे पहले क्या आता है? सबसे महंगा लोन कौन सा है? तो सबसे महंगा लोन कौन सा होता है? पर्सनल लोन। पर्सनल लोन इज वेरी एक्सपेंसिव, उसको आप पहले चुकाएं, फिर बाकी के लोन की बारी आनी चाहिए आप। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप पर्सनल लोन चुकाएं, बिजनेस लोन चुकाएं, फिर होम लोन की बारी आपकी आखिरी में आनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका कम है उसका आपके ऊपर चोट भी कम है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो उसकी चोट भी आपके ऊपर ज्यादा है। तो कोशिश करें ज्यादा चोट वाले को पहले से सेटल कर दें। उसके अलावा आपको जो होम लोन मिलता है, आपको होम फर्निशिंग के लिए भी घर लोन मिलता है कि आपने घर में नया फर्नीचर डालना है, इंटीरियर बनाना है, उसके लिए आपको समय समय पे आपको लोन मिलता रहता है। तो वो लोन भी आप समय समय पे ले सकते हैं। तो अगर आपने पहले एपिसोड की बात करें, फिर से मैं वही बात पे आ रहा हूं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है, एक रेगुलर इनकम आपकी आ रही है, तो होम लोन लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, सपनों का घर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी और अच्छा सिबिल स्कोर होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लो मिलेगा और इनकम कमाएंगे तो आप चुकाते रहेंगे। होम लोन सबसे आखिरी में चुकाना है। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी काफी हद तक आप लोगों को समझ आ, मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि और मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं ताकि एक कॉमन मैन को भी समझ आ जाए। तो मैंने टर्म्स भी बहुत सिंपल इस्तेमाल करने की कोशिश की है। तो आज एक बात बोलकर आज का एपिसोड खत्म करने की कोशिश करूंगा, आपसे इजाजत लूंगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना के रखें। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपकी लाइफ का एक हिस्सा है तो आपके तमाम सपने जो बैंक से जुड़े हैं या जो चीज़ों से जुड़े हैं जिसमें आपको बैंक की सपोर्ट चाहिए, चाहे आपका होम लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, सीसी, ओडी, क्रेडिट लिमिट, वो सब और इवन क्रेडिट कार्ड, वो सब आपको मिलेगा। मैं आज आपका दोस्त आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे, एक नए टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक होगा म्यूचुअल फंड को लेकर, वो टॉपिक होगा यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान को लेकर। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इन 2 टॉपिक को कवर करने की। थैंक यू। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें और हंसते रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कुछ फायदेमंद रही है तो इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल NEF नेशनल। देखते रहें। थैंक यू।